समझ नहीं आ रहा वैसे आज इस वीडियो का इंट्रो कैसे करूं मैं। 7 साल पूरे हो चुके हैं रेसल चैटर को। 24 अगस्त 2017 को हमने शुरू किया था और आज है 24 अगस्त 2024। अभी मैंने कैलकुलेट किया तो ये पूरे 2555 दिन होते हैं और हर एक दिन आपके लिए इस चैनल पर कंटेंट आया है मेरी तरफ से। वो 2 महीने पहले सर्जरी के 10 दिन आप हटा सकते हो, फिर भी 2545 दिन तो ये होते ही हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं वैसे इस पूरी जर्नी में। एंड आई एम नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग 7 ईयर्स ऑफ रेसल चैटर, आई एम सेलिब्रेटिंग 7 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस। इसीलिए इस वीडियो के नीचे अभी आप जो कमेंट करने वाले हो, हर एक कमेंट को आज मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करने वाला हूं। वैसे हमेशा ही खुद करता हूं फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, और थोड़ा एफर्ट मेरा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सही बताऊं तो मेरे कंसिस्टेंट वर्क के साथ जो आपका कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है उसके सामने ये कुछ है नहीं। अब खुद ही सोचना है यार, मैं रोज़ एक मुंह उठा के वीडियो लेके आ जाता हूँ और आप भी मुंह उठा के उसे देखने आ जाते हो, तो आप कमेंट कर रहे हो तो मैं उसका आज रिप्लाई ज़रूर करने वाला हूँ। और सही में मैं कोई बटरिंग नहीं कर रहा, आई मीन एवरीथिंग आई एम सेइंग। और आज इसीलिए ये आपके लिए स्पेशल वीडियो टॉप 10 WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। आज बहुत अलग मैंने सोचा स्पेशल अलग वीडियो बनाने के लिए, और आज तक मैंने कभी बताया भी नहीं, तो मुझे लगा इससे बेस्ट शायद कोई दिन हो भी नहीं सकता। इससे पहले कि हम वीडियो के मुद्दे के ऊपर आए, मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर या फिर नोट देना चाहता हूं। सबसे पहले ये मेरी टॉप 10 सुपरस्टार्स की लिस्ट है, ये टॉप 10 ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की बात नहीं हो रही, मतलब मेरे फेवरेट्स की बात हो रही है। यानी ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बायस्ड होने वाला हूँ, तो बहुत सारे ऐसे नेम भी हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, लेकिन सिर्फ ये टॉप 10 लिस्ट होने की वजह से मैं उनको यहाँ पर डाल नहीं पाया। इसके साथ साथ मैं हर एक सुपरस्टार वो मेरा फेवरेट क्यों, उस नंबर पे वो क्यों है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, रीजन भी दूंगा, और मेरी कुछ पास्ट की मेमोरीज, बचपन की मेमोरीज है जो शायद मैंने कभी शेयर नहीं करी। और ये मैं कह सकता हूँ कि अगर 2029 तक भी हम कंटेंट बना रहे हैं तो शायद तब तक तो ये लिस्ट वैसी रहने वाली, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो अपडेट होती हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर लिस्ट में जो मेरा नेम है वो है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। बहुत सारे आप में से शायद लोगों को थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा यार, इतने सारे WWE के सुपरस्टार रहे हैं आज तक ग्रेटेस्ट, लेकिन मेरे नंबर 10 पर ड्रू मैकिंटायर है। कोई और सुपरस्टार भी यहाँ पे हो सकता था। तो भाई पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से मैंने ड्रू मैकिंटायर को देखा है, आई थिंक सबसे लीस्ट जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया होगा उस लिस्ट में मैं सबसे ऊपर रखूंगा ड्रू मैकिंटायर को। जिस तरीके से उन्होंने टेलीविजन पर इंप्रेस किया है, मतलब ना सिर्फ उनकी इन रिंग एबिलिटी की हम बात करें, कंसिडरिंग द साइज जो वो काफ़ी जायंट है, काफ़ी बड़े हैं, उसके साथ साथ जो उनके इन रिंग प्रोमोज हैं, मतलब कुल मिला के सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी सुपरस्टार ने रिसेंट टाइम में इंप्रेस किया है तो वो ड्रू मैकिंटायर ही है। जो उनका ट्रांजिशन रहा, स्पेशली जैसे वो पहले WWE में थे, फिर निकाले गए, उसके बाद उनके वापस आने की जो जर्नी है, आई थिंक बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ड्रू मैकिंटायर से। आई थिंक बहुत अनपॉपुलर भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं ड्रू मैकिंटायर को अभी लोग लिस्ट में रखना शुरू करेंगे, लेकिन शायद डेफिनेटली आज से 5 या 10 साल बाद। लेकिन मेरी लिस्ट में नंबर 10 पर ड्रू मैकिंटायर है। नंबर 9 पर है द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है जब से मैंने सेथ रॉलिंस को देखना शुरू किया। जैसे हमने मेन रोस्टर में पहले उनका WWE में डेब्यू देखा, वो शील्ड के टाइम पे थे, एक अलग ही उनके ऊपर नजरें जाती थी, क्योंकि रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज से वो थोड़े अलग लगते थे, क्योंकि हाई फ्लाइंग मूव्स वो ज्यादा करते थे। उसके बाद जब शील्ड का ब्रेकअप हुआ और अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन के साथ जब सेथ रॉलिंस आते हैं, मैं सही बता रहा हूं, मुझे ज्यादातर हील कैरेक्टर्स WWE में आज तक पसंद आए, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई सुपरस्टार लिटरली मुझे पिस ऑफ कर दे। लेकिन वो काम सेथ रॉलिंस ने उस टाइम पे किया था। जब भी मैं उनको देखता था, स्पेशली WWE चैंपियनशिप के साथ, मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसा बंदा हो जो आज सेथ रॉलिंस को आगे बुरी तरीके से मारे। इवन उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर एक हील का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, स्टिल मैं चाहता था कि सेथ रॉलिंस को आगे बुरी तरीके से कोई बजाए। इसके साथ साथ जो कंसिस्टेंट सेथ रॉलिंस के पूरे WWE के पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस रही है, उनको जो भी कैरेक्टर दे दो ऑलमोस्ट हर टाइम पर वो अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। कुछ हाँ बहुत सारे ऐसी नेगेटिव चीजें भी रही है उनके करियर में, लेकिन ओवरऑल मुझे सेथ रॉलिंस ने बहुत एंटरटेन किया है, स्पेशली उनके उस आर्किटेक्ट वाले गिमिक के साथ। और आज भी इतने सालों के बाद भी उनको किसी भी स्पॉट पर डाल दें तो ऐसा हो नहीं सकता कि सेथ रॉलिंस वहां पर अच्छा परफॉर्म ना करके दें। अभी तो ऐसा भी लगता है कि सेथ रॉलिंस अपने करियर के हाफ में पहुंचे, अभी और भी कुछ बहुत उनको आगे जाना बाकी है। मेरी लिस्ट में उनका स्पॉट नंबर 9 का है। नंबर 8 द फाइनल बॉस द रॉक। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पहली बार WWE में किस सुपरस्टार ने मुझे रियलाइज करवाया था कि सिर्फ लड़ने के अलावा, मारने के अलावा, बुरी तरीके से पटकने के अलावा दूसरी एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है WWE में, वो है द रॉक नेम। क्योंकि जब मैंने उनको 2011 में वापस से WWE में देखा, क्योंकि इससे पहले का जो उनका रन था WWE का, तब मैं प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करता था, मैं बहुत ज्यादा छोटा था, शायद उतनी अकल भी नहीं थी WWE का शो देखने के लिए। लेकिन जब मैंने उनको 2011 में देखा, समझ में इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जब भी मैंने रॉक को उस टाइम पे देखा था टीवी पे, मुझे लगता था कम इंग्लिश की समझ होने के बाद भी कि बंदा कुछ तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है जिसके बारे में केयर करना चाहिए। उनके रिंग में एंटर करते ही जो क्राउड इलेक्ट्रिक हो जाता था हमेशा, उनकी जॉन सीना के साथ
जो उस टाइम पर फ्यूड रहे वंस इन अ लाइफ टाइम, उससे पहले भी जब बाद में जाके मैंने एटीट्यूड एरा के रॉक को फॉलो किया तब पता चला उनकी ग्रेटनेस का। तो रॉक तो आई थिंक लाइफ टाइम वंस इन अ लाइफ टाइम वाले एथलीट है, जो रिंग में अच्छा होने के साथ साथ स्पेशली स्टोरी लाइन के साथ वो कितना अच्छा काम कर सकता है। और आज भी रॉक का वो जो मैजिक है वो ऐसा ही है, जब भी वो रिंग में आते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई WWE का फैन हो या फिर WWE का फैन ना भी हो, उसको रॉक को देखने में इंटरेस्ट ना आए। और आज भी जो हमने ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी लाइन में रॉक को देखा है, वो उनकी ग्रेटनेस बताता है कि पहले वो WWE में क्या कर चुके हैं और क्यों वो बहुत सारे लोगों के फेवरेट है। नंबर 7 द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। अब CM पंक के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई एक बात पिक करके मैं बता सकता हूं कि इसलिए वो मेरी लिस्ट में नंबर 7 पर है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से मैंने CM पंक के कैरेक्टर को शुरुआत से ही फॉलो किया है, उनकी वो स्ट्रेट एज वाले गिमिक से लेके उसके बाद जब हमने उनको ट्रांजिशन करते हुए देखा मेन इवेंट सीन में, हमेशा जो उनका वो एक बहुत बुरा सा कैरेक्टर टेलीविजन पे रहता था, लेकिन उसके बावजूद अगर मैंने पहली बार कभी ऐसा देखा इतना ज्यादा किसी बंदे को सपोर्ट कर रहा है, नो मैटर उसका कैरेक्टर कैसा है रिंग में, तो वो CM पंक के केस में था। उनकी जॉन सीना के साथ जिस तरीके से फ्यूड रही, वो जो चैंपियनशिप लेके भाग गए थे, कुछ एक अलग फैक्टर था CM पंक में हमेशा ही। उसके बाद उनका करियर देखा जो WWE से वो चले गए थे एंड देन फिर से वापस आए। आज भी CM पंक माइक प्रोमो में वैसा ही है जैसे वो पहले था, और इतनी अच्छी उनकी स्टोरी लाइन रही है, स्पेशली मेरे बचपन के टाइम से जब मैंने बिल्कुल हुक करके WWE को फॉलो करना शुरू किया, तो जब CM पंक टेलीविजन पे आता था उसको सुनने में हमेशा ही मजा आता था। उसकी अपीयरेंस वहां पर शो को स्पेशल फील करवाती थी, और मुझे लगता है कि CM पंक एक ऐसा बंदा है जो पूरा एक कैरेक्टर है, उसमें कोई एक चीज नहीं पिक करके बता सकते कि सिर्फ रेसलिंग की बात करो, प्रोमो की बात करो, एक अच्छे WWE सुपरस्टार की बात करें तो बस लिस्ट में CM पंक का नाम फिर है वहां पे। नंबर 6 पर है मेरे लिए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इस पूरी लिस्ट में हर एक सुपरस्टार जो मैंने रखा है वो कहीं ना कहीं इस एक रीजन की वजह से बहुत ज्यादा है कि उसकी स्टोरी लाइन भी WWE में किस तरीके से रही है, लेकिन ब्रॉक ही यहाँ पे एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसके लिए मुझे लगता है कभी स्टोरी लाइन की जरूरत पड़ी ही नहीं। ब्रॉक लेसनर खुद एक इतना खतरनाक एथलीट है कि जब वो रिंग में एंटर कर जाता है तो वही उसका गिमिक बन जाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा बड़े बड़े सुपरस्टार को उठा के पटक सकता है। चाहे हम उनके अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने की बात करें, जॉन सीना के साथ उनकी फ्यूड की बात करें, या पहले जो वो यंगेस्ट WWE चैंपियन बने थे, जब भी प्रेजेंस होती है रिंग में ब्रॉक लेसनर की तो वो अलग फील होता है। और उनकी वो प्रेजेंस इतनी ओवर पावर करती है कि कई मौकों पर फर्क भी नहीं पड़ता कि ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन कैसी है। और मैं सही बताऊं, आज तक शायद ही कोई ऐसा मैच हुआ है जो मैंने ब्रॉक लेसनर का इस नजर से देखा हो कि चलो ठीक है ये ब्रॉक लेसनर का मैच। हर एक सुपरस्टार के केस में आई थिंक कहीं ना कहीं तो मेरे साथ हुआ होगा कि इस मैच में इस फ्यूड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शायद ब्रॉक लेसनर के केस में ऐसा रेयरली ही हुआ है। जब उनकी ओमोस के साथ भी फ्यूड हुई थी जो कि सबसे बेकार रही है उनकी, फिर भी ये देखने में हमेशा इंटरेस्ट था कि ब्रॉक लेसनर इसको F5 कैसे मारेगा। तो वो जो अलग एलिमेंट है ब्रॉक लेसनर का, जो कि उनके साइज, उनकी फिजिक, उसके बावजूद वो जितने एजाइल रहते हैं रिंग में, वो जो परफेक्ट कॉम्बो है वो ब्रॉक लेसनर बनाता है। और अगेन ब्रॉक लेसनर जैसा फिर एक बार ही हो सकता है। नंबर 5 मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना। अगर जॉन सीना को मैं दूसरे टर्म में डिफाइन करूं तो उसके लिए वर्ड मैं यूज करूंगा मेरा चाइल्डहुड, क्योंकि जब से मैंने WWE को फॉलो करना शुरू किया हमेशा हर एक वीक टेलीविजन पर जॉन सीना होते थे, हर एक पेपर व्यू में जॉन सीना होते थे, हर एक पोस्टर पर जॉन सीना होते थे। बहुत सारे लोगों ने उनको वैसे पास में क्रिटिसाइज भी किया हुआ है कि उनको जबरदस्ती का फेस बनाया गया, लेकिन वो जो भी चीज WWE ने जॉन सीना के साथ करी मैंने उसको हमेशा एंजॉय किया। यूजुअली जैसे मैंने बोला आपको, मुझे हील कैरेक्टर ज्यादा पसंद आए, लेकिन जॉन सीना के लिए हमेशा वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए रहा है। आई थिंक इस वजह से भी क्योंकि हमने उनको हील कैरेक्टर में देखा नहीं। एक बार जब वो असली वाले जॉन सीना बन गए थे, मुझे लगता नहीं कि अगर 10 15 20 मिनट का भी मुझे टाइम दिया जाए अच्छे से तो मैं जॉन सीना की ग्रेटनेस को बता सकता हूं, जितना ज्यादा मैं उनसे एंटरटेन हुआ हूं बचपन में। और उस टाइम की जो बचपन की मेमोरी होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं सीधा दिल से कनेक्ट होती है। नंबर 4 वंस अ बिग डॉग नाउ ट्राइबल चीफ। मैं बात कर रहा हूं रोमन रेंस की। रोमन रेंस का जो ट्रांजिशन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में वो तो अभी की ग्रेटनेस को बताता है, लेकिन अगर मैं शुरुआत के टाइम से बात करूं तो शील्ड में रोमन रेंस जब अलग हो गए थे तो उसके बाद हमेशा रोमन रेंस को मैंने ऐसा दिल से माना था कि यार इस बंदे के साथ कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, जबकि उनको स्पॉट्स में डाल रहे थे लेकिन क्राउड का उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और उस टाइम पर सब कुछ देखने के, रोमन रेंस को पसंद करने के बाद भी मुझे बात हमेशा से पता थी कि अभी ये रोमन रेंस की पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है, ये कैरेक्टर उनको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। मुझे अपनी 2017-18 की वीडियोस भी याद आती जब मैं खुद बोलता था यार स्पॉट पर रोमन रेंस को क्यों डाला जा रहा है, क्यों उनको जबरदस्ती की वो नेगेटिव हीट मिल रही है जो कि वो डिजर्व भी नहीं करते। ऑब्वियसली वो सारी चीजें विंस मैकमैन की वजह से थी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं 2020 में, जहां से जन्म होता है द मोस्ट सिनेमैटिक पोर्ट्रेयल ऑफ अ चैंपियन इन WWE हिस्ट्री। रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ के गिमिक में ब्लड लाइन की स्टोरी में जो किया है, आई थिंक स्टिल इस पॉइंट पे लोग उस चीज को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है पुरानी चीजों को हमेशा ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, करंट चीजों को उतना नहीं। मे बी आज से 5 या 10 साल बाद जाके लोगों को पता चलेगा और हमको ही रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा ग्रेटनेस वो 4 सालों में हमने रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले गिमिक की देखी थी। स्टिल वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी यहां से रोमन रेंस का जो करियर है वो डेफिनेटली
ऊपर ही जाने वाला है। बस मैं यही होप करूंगा कि ज़्यादा टाइम वो WWE में स्पेंड करें, एक ना एक दिन शायद उनको हॉलीवुड में जाना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जब तक वो WWE में है जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करें, क्योंकि रोमन रेंस ने जो करंट टाइम में काम किया है जहां पे लोग आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं क्रिटिसिज्म के लिए, तो भाई उस हिसाब से बहुत एक्सेप्शनल है। नंबर 3, द बिग रेड मशीन केन। केन को लेके जो मेरा बचपन से कनेक्ट रहा है वो बहुत अलग है। जब भी मैंने केन को रिंग में देखा है, वो किसी भी तरीके की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो, चाहे उनके साथ अच्छा हो रहा हो, वो पिट रहे हो, वो किसी को मार रहे हो, मेरे को हमेशा ही केन को देखने में इंटरेस्ट आया। जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, जैसे मास्क के साथ उनकी एंट्री, उनकी एंट्रेंस पर जिस तरीके से पायरो होता था रिंग में आके, फिर हमको पायरोस दिखते थे। अंडरटेकर के साथ जो उनकी फ्यूड रही है, जो उनकी स्टोरी लाइन रही है हाफ ब्रदर वाली, भाई उसको तो डिफाइन ही कर पाना मुश्किल में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। किस लेवल का उन्होंने अपने टाइम का जो सिनेमा है उसको डिलीवर किया था। मेरे को केन की एक चीज और भी बचपन से ही पसंद आती थी, जब वो रिंग में पिट भी रहे होते थे, वो सेल भी कर रहे होते थे, तो कभी ऐसा लगता था कि केन एक रियल लाइफ का इंसान ही नहीं है। केन जब लेटा हुआ है उसके ऊपर आके अगर कोई एल्बो ड्रॉप भी मार रहा है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा एल्बो ड्रॉप पड़ने से पहले। जैसे सुपरस्टार कुछ अपने, उनकी बॉडी ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, लेकिन केन गिरा है तो बस वो गिरा ही है। केन मुझे बचपन में ऐसा फील करवाता था कि ये कोई इंसान नहीं है। जैसे WWE में कहा जाता है लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, उसका एक बेस्ट एग्जांपल केन रहेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में कभी आपको ऐसे इंसान दिखेंगे नहीं जैसे केन होते हैं। चाहे उनको मास्क पहना लो, चाहे उनसे मास्क उतरवा लो, जब तक केन अपनी प्राइम में रहे, इवन उसके बाद भी मुझे याद है कि अब जब टीवी पे भी मैचेस चल रहे होते तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता था कि मुझे केन का मैच टीवी पे दिख जाए, चाहे लाइट चले जाए किसी के भी उसमें, लेकिन जब केन है तो मुझे वो मैच देखना है। तो मेरा वो एक बायस भी है केन को लेकर, और ऑब्वियसली जो उनकी स्टोरी लाइन रही है, स्पेशली लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्टेड है मूव्स करने से रिंग में, तो केन का स्पॉट तो भाई नंबर 3 पर मेरे लिए आना बनता ही था। मुझे लगता नहीं बहुत सारे लोग इतना लिस्ट में ऊपर रखेंगे, लेकिन मेरा कह सकते हैं कि इनसे कुछ अलग कनेक्ट है। नंबर 2 पर द डेड मैन द अंडरटेकर। यहां पे मैं शुरू कहां से करूं, खत्म कहां से करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि अंडरटेकर जैसा कैरेक्टर, अंडरटेकर जैसी स्टोरी लाइन, अंडरटेकर जैसा ऑरा, अंडरटेकर जो फील करवाते थे उस फैन को, जो उनको टीवी पर देख रहा है या जो उनको रिंग साइड पर बैठ के देख रहा है या फिर जो अरीना में देख रहा है, वो सबसे स्पेशल था। अंडरटेकर वो कैरेक्टर है जो कि लाइफ का सबसे बड़ा झूठ फैंस को यकीन दिलवाने में सक्सेसफुल हुआ। वो झूठ क्या है कि ये बंदा मर के वापस आ सकता है। तो सोचो किस लेवल पे अंडरटेकर ने स्टोरी लाइन्स डिलीवर करी है कि फैंस लिटरली ये मानते थे कि ये बंदा मर चुका है, ये जिंदा होता है, ये बार बार वापस आता है। और मैं सिर्फ इंडियन फैंस की बात नहीं कर रहा, एक टाइम पर पहले WWE में जो लाइन थी वो बहुत ज्यादा ब्लर थी स्टोरी लाइन और रियल लाइफ की चीजों में, तो अंडरटेकर वो कैरेक्टर प्ले करते थे। और जो अंडरटेकर की टफनेस है वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं, अभी हमने स्पॉटिफाई पे किया भी था पॉडकास्ट, उसमें अंडरटेकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने रेसलमेनिया का स्ट्रीक वाला मैच किया उसकी उनकी कोई भी मेमोरी नहीं है। सबसे टफेस्ट एथलीट की लिस्ट अगर मुझे बनानी है तो डेफिनेटली वहां पर भी मेरा नाम जो है अंडरटेकर के। लोग क्या ही एक्सप्लेन करो यार, वो अंडरटेकर है इसलिए मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1 ऑब्वियसली अब तक आप लोगों ने गैस कर ही लिया, ये है द वाइपर एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ओटन। रैंडी ओटन भी वो नेम है जो चाइल्डहुड से मेरे साथ कुछ अलग ही कनेक्ट उन्होंने बनाया हुआ है। जब भी मैंने रैंडी ओटन को टीवी पे देखा है, उनकी वो जो इविल इंटेंशन है, जिस तरीके से उनका आरकेओ लगाना है, आई थिंक मैं ये भी बोल सकता हूं कि प्रोफेशनल रेसलिंग की सबसे सेटिस्फैक्टरी चीज है रैंडी ओटन का किसी सुपरस्टार को आरकेओ लगाते हुए देखना। फिर फर्क नहीं पड़ता वो सुपरस्टार आपका फेवरेट भी क्यों ना हो, हम चाहेंगे कि रैंडी ओटन जितनी बार टीवी पर देख रहे हैं एटलीस्ट आरकेओस दिखाएं। वो उनको स्पेशल तो बनाती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी स्टोरी लाइन भी रही है, चाहे उनकी स्टोरी लाइन जॉन सीना के साथ बात कर लो, अंडरटेकर के साथ जो उनकी राइवलरी रही, हमेशा ही अपने पूरे WWE करियर में बहुत ही कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्म किया है। और WWE कंपनी छोड़ के कभी उन्होंने बाहर ना ब्रेक लिया, ना वो किसी और प्रमोशन के लिए गए, तो वो भी एक लॉयल चीज है जो रैंडी ओटन को स्टिक करके रखी WWE टेलीविजन में, और फैंस को और ज्यादा मौका मिला रैंडी ओटन से कनेक्ट करने का। मेरी रैंडी ओटन की बचपन की ये भी मेमोरी है कि जब भी मुझे WWE के गेम्स खेलने का मौका मिलता था, रैंडी ओटन के अलावा कभी मैंने कोई कैरेक्टर पिक किया नहीं। आई थिंक मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ही इज रैंडी ओटन, दैट इज व्हाई ही इज माय फेवरेट। बहुत कोई बड़ा रीजन नहीं दे सकता मैं इसके पीछे, रैंडी ओटन की ग्रेटनेस, उनकी अचीवमेंट्स, उनके एक्युलेट्स, सब कुछ हमको पता है। यहाँ पे शायद ही 1-2 मिनट में मैं कोई बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकता हूँ रैंडी ओटन का, लेकिन वो मुझे बचपन से हमेशा ही पसंद आया और हमेशा ही मेरे लिस्ट में टॉप पे रहेंगे, चाहे आज से 4 या 5 साल या 10 साल बाद भी मैं अपनी कोई अपडेटेड लिस्ट बनाऊँ टॉप 10 सुपरस्टार्स की। तो ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 सुपरस्टार की। ऑब्वियसली मेरे बायस्ड है, जो सुपरस्टार से मेरा कनेक्शन है, मैंने जैसा बचपन में उनको देख के फील किया। अगेन थैंक यू आपके 7 साल के ऐसे सपोर्ट के लिए। देखते हैं हमारी जो गाड़ी है वो आगे तक कैसे जाती है और कहाँ तक जाती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी आप कहना चाहते हो, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। एंड तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।